हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज से हम साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डेली हम टॉप 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टगन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे गैलीलियो राइट ब्रदर्स और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, इनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, रॉन्टगन की बात करें तो देखिए इनका पूरा नाम था विल्हम कॉनराड रॉन्टगन, जो जर्मनी के रहने वाले थे। और इनको 1901 में भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने एक्सरे की खोज किया था 1895 में, जिसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में रॉन्टगन को। ठीक है। देखिए, गैलीलियो की बात करें तो देखिए इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। और राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी। देखिए, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर की बात करें तो देखिए इनको परमाणु बम के लिए इनको जाना जाता है और इनको फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से भी जाना जाता है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो देखिए, शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल की मिश्र धातुओं से बनाया जाता है शक्तिशाली चुंबक को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी चुंबक की बात आती है तो दो तीन क्वेश्चन आप चीज अपने माइंड में जरूर ध्यान रखेंगे कि देखिए, जो चुंबक का जो आकर्षण शक्ति होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो उसके दोनों किनारों पर सबसे ज्यादा उसकी जो आकर्षण शक्ति होती है चुंबक के। और सबसे कम कहाँ होती है? वो चुंबक के बीचों बीच यानी कि मध्य में सबसे कम पाया जाता है। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक स्वतंत्र पूर्वक अगर चुंबक को लटका दिया जाता है तो इसकी दिशा कौन सी होती है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा वो ठहरती है। तो इनकी वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को जो है इंडिकेट करता है जब किसी भी चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं। ठीक है। और देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए, नवजात शिशु की बात हो रही है तो देखिए इनमें 300 हड्डियां होती हैं और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो देखिए कि वयस्क मनुष्य में 206 और नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है। और देखिए, अगर हड्डियों की बात आई है तो एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मनुष्य की जो जो कुल हड्डियां होती है वो 206 होती है, लेकिन मनुष्य की जो खोपड़ी होती है यानी कि उसमें कितनी हड्डी होती है? तो ये 8 होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी और सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है और कौन सी होती है? ठीक है। तो देखिए, छोटी हड्डी ये इसका नाम है स्टैपिस और लंबी हड्डी है फीमर, और ये जांग में होती है मनुष्य की। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस ये कहाँ पे पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का जो रंग हो है वो प्रकीर्णन के कारण यानी कि स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है। स्कैटरिंग के कारण जो ये आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्कैटरिंग क्या है। तो देखिए, जब भी कोई भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो क्या होता है कि उसमें उस माध्यम में बहुत सारे धूल के कण, अन्य सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश की कण आती है उसमें, तो वो प्रकाश की कण इन धूल कण से टकरा के चारों दिशाओं में फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। इसको हम प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। इसी प्रकार जब सूरज की जो किरणें हैं वो हमारे वातावरण में आती है और वातावरण में जो मौजूद धूल के कण हैं या अन्य सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो कण हैं, उससे वो टकरा के जो है परावर्तित होती है, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। और इसके कारण हम देखते हैं कि जो प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश है वो नीले रंग में परिवर्तित होता है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कि जब भी कोई एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। थोड़ा सा विचलित होने के कारण जो प्रकाश में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहीं पे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन आप अच्छे से जानते होंगे। जब भी कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो क्या वो वापस लौट के आती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप किसी जैसे धूप में आप शीशे को लेके खड़े होते हैं तो क्या होता है कि वो रोशनी कहीं और जाती होती है, तो इसको हम एक
बहुत ही अच्छा एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं रिफ्लेक्शन का। विवर्तन क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई प्रकाश किरणें के माध्यम में कोई एक अवरोध आ जाती है, तो देखिए अवरोध के किनारों पर जो है प्रकाश मुड़कर उसकी छाया में जो चली जाती है, इस प्रक्रिया को हम जो है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? तो देखिए डायनेमो एक मशीन है और इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसका मेन काम है डायनेमो का। ठीक है, देखिए डायनेमो का जो उल्टा है, देखिए वो है मोटर, यानी कि डायनेमो तो हमने देखा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि डायनेमो की खोज यानी कि आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने और 1831 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? तो देखिए जो घरेलू विद्युत उपकरण है उसमें कौन सी प्रकार की जो फ्यूज है उसमें कौन सी धातु से बनी होती है? तो देखिए ऐसे धातु जिसका गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसी धातु जिसका गलनांक कम हो उसका जो है प्रयोग किया जाता है फ्यूज में। देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए गलनांक कम होने पर क्या होता है कि जब कोई एक निश्चित धारा बहती है उस विद्युत परिपथ में, तो वो क्या होता है कि उससे अधिक बहने पर उसमें क्या होता है कि उस परिपथ को तोड़ देती है, जिससे हमारी घरों की जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन सारी चीज़ की जो है रक्षा होती है। ठीक है, देखिए गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार का ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से पिघल कर वो द्रव अवस्था में पहुंच जाती है, इस मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इनकी गलनांक कहते हैं। क्वथनांक की अगर हम बात करें तो देखिए जिस ताप पर कोई भी तरल पदार्थ उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए कि ये अलग अलग तरीका के जो है फ्यूज हैं, और इसको बनाने के लिए टिन, जस्ता, लेड और तांबा, एल्युमिनियम, इन सारी चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर में उगने वाले कवक यानी कि फंगी को क्या कहते हैं? देखिए गोबर में उगने वाले जो आप फिगर में देख लेंगे, इस तरह की जो है ये कवक उगते हैं, इनके फंगी होते हैं जिसको कोप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साक्सिकोल्स और जो कार्टिकोल्स क्या है? तो देखिए साक्सिकोल्स क्या है, एक तरह से हम देखते हैं कि जो चट्टानों में पाए जाने वाली जो कवक है यानी कि फंगी, उसको हम साक्सिकोल्स कहते हैं, और कार्टिकोल्स जो पेड़ों की छालों पर पाए जाने वाले जो लाइकेन है उसको हम कार्टिकोल्स कहते हैं। एक चीज आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जो कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये चीज भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? तो देखिए जब दूध से हम क्रीम निकालते हैं तो उसमें अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए अपकेंद्री बल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अभिकेंद्री बल इसके अपोजिट होता है अभिकेंद्री बल। इन दोनों चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अपकेंद्री बल क्या होता है कि एक ऐसा बल जिसके कारण कोई भी गतिशील वस्तु अपने केंद्र से दूर भागती है। ठीक है, जैसा फिगर में देख लेंगे, अगर कोई भी गतिशील जो वस्तु है एक केंद्र के चारों ओर घूम रही है और वो इस तरह गतिशील है कि वो अपने केंद्र से दूर भागती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल कहते हैं। और इसी के अपोजिट अगर वो केंद्र की ओर आती है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो देखिए जो मानव शरीर के जो सैनिक है, एक तरह से सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से कि मानव शरीर का सैनिक कहते हैं। और ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखिए कि व्हाइट ब्लड सेल में जो ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये हमारे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद दे करती है। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक करते हैं। इसी तरह जो है हमारे शरीर को बीमारियों से और संक्रमण से रक्षा कौन करती है? व्हाइट ब्लड सेल। इसीलिए हमारे शरीर का ये सैनिक कहलाते हैं। इसी के देखिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की हमने बात की, तो आरबीसी की हम बात करते हैं। तो देखिए कि ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है आरबीसी, और इन दोनों की जो उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए
किया जाता है। देखिए यहाँ पे डीसी को एसी में बदलने के लिए और एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो देखिए एसी को डीसी में प्रयोग करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर की हमने बात की है, तो देखिए ट्रांसफार्मर एक्चुअल में है क्या, तो देखिए एक ऐसा मशीन है जो किसी भी विद्युत परिपथ यानी कि सर्किट में अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं और उसके चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करने का काम करती है ट्रांसफार्मर। और देखिए ये केवल जो ऑल्टरनेटिंग करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, इसके कारण इसके साथ ही कार्य करती है और ये डायरेक्ट करंट के साथ कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, और देखिए विद्युत मोटर में अभी हमने देखा कि यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर और उससे पहले हमने देखा कि मोटर के बारे में बात किया था और डायनेमो। तो अभी एक बार रिपीट कर देते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं, तो देखिए क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो एक तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने होते हैं। और देखिए ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह से एक खनिज है जो साधारणतः रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। और ये देखिए कि एक तरह का ये रेत एवं ग्रेफाइट का मुख्य घटक भी है और इसका अणुसूत्र ध्यान रखेंगे ये है SiO2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो देखिए कि झूठ पता जो लगाया जाता है वो पॉलीग्राफ से पता लगाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर और एनीमोमीटर, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट डिटेक्टर मशीन, जिसको हम कहते हैं कि पॉलीग्राफ मशीन कहते हैं। और देखिए इसकी खोज किसने की थी, जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के जो सिग्नल है इसको रीड किया जाता है और जब इंसान को क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के जो सिग्नल है उसमें चेंजेस होता है और इससे जो झूठ बोलने का जो है वो पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ, तो देखिए भूकंप के जो झटके की जो तीव्रता होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ में। ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है और एनीमोमीटर जो वायु की गति को जो है मापा जाता है एनीमोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर क्या है, तो देखिए ग्रीन मफलर एक तरह का ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है ग्रीन मफलर। और देखिए कि ये उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे जो सड़कें हो गई, औद्योगिक क्षेत्र हो गए या किसी सोसाइटी के आसपास में जो प्रदूषण को कम करने के लिए इसको जो है ये टेक्निक यूज़ किया था। और इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि किसी भी सोसाइटी के आसपास या औद्योगिक क्षेत्र है उसके आसपास घने पेड़ लगाए जाते हैं और इस पेड़ों की जो घनी आबादी के कारण प्रदूषण जो है उन सोसाइटी या औद्योगिक क्षेत्र में जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ उत्पन्न होता है वहाँ से बाहर नहीं जाती है। ठीक है, और ये किसी जो आसपास में रहने वाली सोसाइटी के पास नहीं पहुंचती है। और देखिए इसमें जो अधिकतर जो पेड़ लगाए जाते हैं, घनी आबादी में जो पेड़ लगाए जाते हैं घने पेड़, इसमें अशोक और नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो देखिए सेब की जो बीज है उसमें एमेग्डालिन नामक का एक तत्व मौजूद होता है जो विषैला होता है। एक तरह से हम देखते हैं कि वो जब मानव शरीर के एंजाइम जो मानव के जो पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है तो ये साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। और देखिए साइनाइड जब एक तरह से हम देखते हैं कि जो एमेग्डालिन में शुगर और साइनाइड होता है और जो शरीर में प्रवेश करने के बाद वो हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित कर देता है जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा साइनाइड क्या है, एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैड काउ डिसीज का क्या कारण है, तो देखिए मैड काउ डिसीज का क्या कारण है, इसका कारण है पीरियन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पीरियन के कारण जो है मैड काउ डिसीज हो जाता है पशुओं में। और देखिए इसके कारण जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो मैड काउ डिसीज एक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है जो पशुओं के दिमाग में छोटे छोटे छेद कर देते हैं जिसके कारण दिमाग जो है स्पंज की तरह होने लगता है और वो धीरे धीरे जो है पशु जो है पागल होने लगता है। ठीक है, और इस डिजीज को जो है क्रुट्सफेल्ड जैकब रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था SPL सोरेनसन ने इसका आविष्कार किया था। और देखिए पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और देखिए एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, यानी कि एसिडिटी या एल्कलिनिटी को प्रदर्शित करता है पीएच वैल्यू।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो देखिए प्रोटोजोआ के जो होने के जो कारण है, ये सारे रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। ठीक है, मलेरिया, पायरिया और पेचिस। देखिए जितने भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है वो है पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सारी चीज़ प्रोटोजोआ के कारण होती है। देखिए इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। यानी कि पापा से पायरिया, का से कालाजार और म से मलेरिया और पे से पेचिस और सोते हैं इससे सोने की बीमारी। तो इस ट्रिक से आप जो है प्रोटोजोआ से होने वाले सभी रोग को अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में से जुड़ी ग्रंथियां, यानी कि मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम क्या है। तो देखिए मानव जो पाचन तंत्र है उसमें लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय, ये सारे ग्रंथियां पाचन तंत्र से जुड़ी ही होती है। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र क्या है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो एंजाइम के माध्यम से जो है वो सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, और ये मनुष्य की मुख से स्टार्ट होता है और गुदा तक जो है ये फैली रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए ये सारे जो है हमारे पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारे पश्च मस्तिष्क है वो एक तरह से हमारे मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, और इसमें जो है दो चीज होता है, अनुमस्तिष्क हम कहते हैं जिसको, या सेरिबेलम, और मेंडुला ऑब्लागेंटा, इन सारी चीज़ के मिलकर बना होता है। तो जो अनुमस्तिष्क होता है, सेरिबेलम, ये हमारे शरीर की जो जो पेशी है इनको नियंत्रित करने का काम होता है। बेसिकली ये शरीर को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, और मेडुला ऑब्लागेंटा ये क्या काम करती है, ये एक तरह से जो हमारी बेलनाकार रचना होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है, और ये एक तरह से श्वसन की क्रियाओं में जो है नियंत्रित करता है, और एक तरह से हम देखते हैं कि जो हृदय की गति है इन सारी चीज़ को नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो देखिए इसका अंतिम जो उत्पाद होता है वो है पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम देखते हैं कि श्वसन की एक प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है, और इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज का जो है आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल जो है ये बनते हैं, और कुछ इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये एक तरह से जो है एक ग्लाइकोलिसिस जो है प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये संख्या होती है 7। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि एक आवर्त सारणी में देखिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसको जो है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है, और जिसमें हाइड्रोजन सबसे कम होता है, 1 होता है, और इसको प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फिगर में मैंने बताया है कि देखिए जो इसमें इस तरह की जो ये है, ये इसका आवर्त है और ये इसका ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें 18 इसके जो ग्रुप है यानी कि समूह है, और इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन को किसने खोजा है। ठीक है, तो ये है विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की है। ठीक है, और देखिए रक्त परिसंचरण जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो मनुष्य तथा उसके जो पशु हैं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर के एक ऐसी क्रिया है जिसमें शरीर के भीतर सभी भागों में जो है रक्त पहुंचती है, और इसमें कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट करते हैं, हृदय, धमनियां, नसें, कोशिका, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट यानी कि वेस्ट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह से प्रमुख अवशिष्ट पदार्थ हैं जो मानव शरीर द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, देखिए यूरिया का कई बार रासायनिक नाम पूछा जाता है, ये है CH4N2O, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक कारक यानी कि व्यापारिक कारक किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए एक तरह से ये कारक कैम्बियम से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कि एक तरह से जो कारक है वो पेड़ की छाल से बनता है, और जो कैम्बियम है ये जो वनस्पति विज्ञान में एक तरह से हम देखते हैं कि एक ऊतक की जो परत है जो पौधों के विकास के लिए असामान्य कोशिकाओं को प्रदान करता है। ठीक है, ये कैम्बियम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि
हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी हमने बात किया अधिवृक्क हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करती है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका मुख्य काम और भी है कि जो हमारे जो तनाव है उसको जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन को जो है निकालती है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारी मेटाबॉलिज्म और जो डेवलपमेंट है उसको जो है पूरी तरह से परिपक्वता में इसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। ठीक है, और थाइमस ग्रंथि देखिए कि यह एक हार्मोन स्रावित करती है और जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है ये मदद करती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग एक लाइक जरूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, सो स्टे होम स्टे सेफ, ये आज का मोटिव है। आप लोग कोरोना से बचे रहिए और अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।